हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन क्लास ट्वेल्थ बोर्ड आर्ट्स के स्वतंत्र भारत में राजनीति पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर तीसरा अध्याय है जो नियोजित विकास की राजनीति है। इसको अपन देखने वाले हैं, बहुत ही डीप में जाकर सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से। इसके इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके अर्धवार्षिक के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, और बोर्ड परीक्षा में भी आपके काटने वाले हो, जड्डे काटने वाले हो। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। क्या नाम है? नियोजित विकास की राजनीति। देखिए, इस चैप्टर का अपन एक बार पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नियोजित का मतलब होता है, नियोजित का क्या मतलब होता है? नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग। क्या मतलब होता है नियोजित का मतलब? प्लानिंग करना। अपन जैसे कोई प्लान करते हैं, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट, ठीक है। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। और राजनीति का तो मतलब आप सब जानते ही हो, आप क्योंकि आप राजनीति पढ़ रहे हो। राजनीति का मतलब होता है पॉलिटी, है ना। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है नियोजित विकास की राजनीति। यानी अपना जो भारत है वो आज़ाद हो गया था। इससे पहले अपन 2 वीडियो देख चुके हैं। पहला राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो आपका चैप्टर है उसके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपन कौन सा चैप्टर, उसके बाद में अपन देख चुके हैं एक दल का प्रभुत्व दौर। कौन सा? एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। उस चैप्टर के भी अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। और अगर आप इस चैप्टर को देखने से पहले उन चैप्टरों के वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन दोनों चैप्टरों के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उनको ज़रूर देखिएगा, तब आपके ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। यानी जब अपना भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, तो अपन ने सबसे पहले देखा कि एकता की चुनौती थी, ठीक है। एक चुनौती थी, एकता की चुनौती थी। दूसरी लोकतंत्र की चुनौती थी, ठीक है। दूसरी लोकतंत्र की चुनौती थी। और तीसरी किसकी चुनौती थी? तीसरी थी विकास की चुनौती। इन चुनौतियों के बारे में अपन ने एक ट्रिक भी सीखा था। कौन सा ट्रिक था? अपन ने एक ट्रिक सीखा था एलोवेरा। किस नाम से सीखा था? एलोवेरा के नाम से सीखा था। तो पहली चुनौती थी आपकी एकता की थी, दूसरी चुनौती आपकी लोकतंत्र की थी, तीसरी चुनौती आपकी विकास की थी। तो अपन ने एकता की चुनौती सबसे पहले अध्याय में देगी, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में एकता की चुनौती देगी। और दूसरे पार्ट में अपन ने जो एक दल का प्रभुत्व दौर है उसमें अपन ने क्या देखा? लोकतंत्र स्थापित किया, ठीक है। एक पहला चुनाव कराया, दूसरा चुनाव कराया, ऐसे चुनाव हुए। अब तीसरे पार्ट में अपन क्या देखेंगे? नियोजित विकास की राजनीति। यानी अपन ने जो भारत है इसके विकास के लिए कौन कौन सा प्लान बनाया कि इसका विकास अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि जब अपना भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में गरीबी थी। क्या थी? भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। अंग्रेज भारत को बहुत ज़्यादा गरीब करके गए थे। जीडीपी बिल्कुल गिर चुकी थी, है ना। जीडीपी गिर चुकी थी भारत की बिल्कुल। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको ऊपर उभारना था। और साथ ही साथ क्या था? साथ ही साथ क्या थी? सामाजिक असमानता भी थी। सामाजिक असमानता भी थी और लोग बहुत ज़्यादा अशिक्षित थे। तो इसलिए भारत ने क्या किया था? नियोजित विकास की राजनीति। यानी भारत ने अपने जो विकास करने के लिए एक तरह से प्लानिंग की थी, है ना, प्लानिंग की थी। तो चलिए आज इस चैप्टर के नाम से पोस्टमार्टम करके अपन इस पार्ट को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अपन देख रहे हैं एमसीक्यू, ठीक है। पहले अपन देखेंगे एमसीक्यू देखेंगे, रिक्त स्थान क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा रिक्त स्थान के अलावा इसके अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन भी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप इनके बारे में आप देख सकते हो, पहले से भी आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। तो अपन देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आपको किसी में से एक चुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान। कौन सा है? बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? यानी सही नहीं है। यहाँ पर आप क्या करो, देखो सही नहीं है। यानी एक बॉम्बे प्लान है। बॉम्बे प्लान के बारे में अपन सीखते हैं क्या था बॉम्बे प्लान, ठीक है। बॉम्बे प्लान क्या था? यानी 1944 में, कब? 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने, यानी 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने कहाँ पर? बॉम्बे में, यानी मुंबई में क्या की थी? एक बैठक की थी, ठीक है। एक बैठक की थी, यानी एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया था। क्या किया था? एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया था, है ना। कहाँ पर? दोबारा से देखिए, 1944 में देश के उद्योगपतियों ने कहाँ पर? मुंबई में या बॉम्बे में क्या किया था?
एक बैठक की थी, सामूहिक बैठक की थी, और उस बैठक में क्या था, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, कौन सी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, ठीक है। उसको ही क्या कहा गया था, बॉम्बे प्लान कहा गया था, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है। तो पहला अ दे रखा है, यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट था। यानी पहले को देखिए, यह आप भारत के आर्थिक भविष्य के लिए, यानी भारत का जो आर्थिक भविष्य है, यानी आने वाला जो समय है उसमें भारत का जो आर्थिक यानी पैसे को ये बढ़ाएगा, ठीक है। एक तरह से ब्लूप्रिंट था, आपका जैसे ब्लूप्रिंट आता है ना, ऐसे ही इसका एक ब्लूप्रिंट था। तो ये तो यहाँ पर सही है, ठीक है, ये तो यहाँ पर सही है। तो भारत का एक तरह से ब्लूप्रिंट था ये आर्थिक भविष्य के लिए, ठीक है। ठीक है, ब के बारे में देखते हैं, यानी बी, यानी इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य का स्वामित्व का समर्थन किया गया था। यानी जो अगला देखते हैं, अगला ब दे रखा है, यानी इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य का स्वामित्व किया गया था, ठीक है, राज्य का स्वामित्व किया गया था। तो ऐसा नहीं था, राज्यों का स्वामित्व नहीं किया गया था। इसमें एक नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का क्या किया गया था, एक निर्णय लिया गया था कि राज्य और जो दोनों राज्य और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक तरह से वो क्या करेगी, राज्य करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत था, ठीक है, ऐसा नहीं किया गया था, राज्य का स्वामित्व नहीं हुआ था। यानी इसकी रचना में अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, तो अग्रणी उद्योगपतियों ने इसकी रचना की थी, बिल्कुल सही है। तो अगला देखते हैं, इसमें नियोजन का जो विचार है वो पूरा जोर समर्थन किया गया था, ठीक है, यानी नियोजन के जो विचार पर पूरे जोर से समर्थन किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा ब, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यानी योजना आयोग की स्थापना किसने की थी या कब की गई थी। तो आपको सबको पता है योजना आयोग, यानी योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी, ठीक है, मार्च 1950 में की गई थी। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है तीसरा क्वेश्चन है, भारत में नियोजित प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई थी। यानी भारत में जो नियोजित प्रक्रिया यानी एक तरह से प्लानिंग की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई थी। तो किससे ली गई थी आप सभी को पता है, और सोवियत संघ से ली गई थी, आप सभी को इसके बारे में पता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको पता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही थी, 1956 तक, ठीक है। इस पर कृषि में जोर दिया गया था, पहला कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक है, आप सभी को पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और इसका मूल मंत्र क्या था, इसका मूल मंत्र था धीरज। क्या था, धीरज, यानी धीरे से धीरे धीरे आपको विकास करना है। तेज गति से अगर अपन विकास करेंगे तो अर्थव्यवस्था को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, ये था, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या पूछा गया है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था। तो क्या था मूल मंत्र, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र, एक तरह से मूल मंत्र तो आपका यहाँ पर धीरज था, लेकिन यहाँ पर जोर किस में दिया गया था, कृषि पर दिया गया था। यहाँ पर कृषि सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। आप सभी को पता है इसका कहाँ से, भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कहाँ से विचार ग्रहण किया गया था। तो आप ऐसा नहीं कि सोवियत संघ देखे और यहाँ पर राइट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सोवियत खेमे के देशों से ये तो था ही। इसके अलावा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बॉम्बे प्लान भी बहुत जरूरी था। बॉम्बे प्लान से भी है ना नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा सोवियत संघ के खेमे के देशों से भी अनुभव लिया गया था। इसके अलावा जो समाज है ना, समाज गांधीवादी विचारों से भी ये लिया गया था। तो यानी यहाँ पर द उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा, यानी यहाँ का सही होगा आंसर डी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है छठवा क्या है क्वेश्चन, छठवा क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो गति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। यानी भारत ने शुरुआती जो दौर था, यानी शुरुआती दौर 1950 से और यानी शुरुआती दौर में एक तरह से 1950 से 1960 के लगभग में, यानी कौन सी क्या अपनाई थी, कौन सी नीति अपनाई थी, इसमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था। यानी भारत ने जो शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें क्या शामिल नहीं था, क्या शामिल नहीं था, नियोजन तो शामिल था कि नियोजन करेंगे, सामूहिक खेती थी, ठीक है, आत्मनिर्भरता भी थी, लेकिन उदारीकरण नहीं था। उदारीकरण की जो नीति है वो कब अपनाई गई, इसके बारे में आप जानते हो तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ 1991 में। कब, 1991 या 1990 के दशक में जो उदारीकरण
की नीति अपनाई गई थी। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से, कब से? 1956 से 1962 तक। कब तक? 1962 तक, 1956 से 1962 तक ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इस जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसका मूल उद्देश्य क्या था? तेज गति से, क्या था? तेज गति से क्या करना? संरचनात्मक बदलाव करना, इसका मूल मंत्र था। और पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? धीरज। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? धीरज। और कृषि क्षेत्र पर क्या दिया गया था? ज़्यादा बल दिया गया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो यहाँ पर कब शुरू हुई थी? यहाँ पर कार्यकाल पूछ रहा है तो आप सभी को पता है 1956 से ये शुरू हुई थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? लौह अयस्क का विशाल भंडार था, यानी लौह अयस्क का विशाल भंडार था। तो आप सभी ने पढ़ा है लौह अयस्क का विशाल भंडार कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात क्या था? स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया था? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के बाद भारत ने किस आर्थिक जो प्रणाली है उसको स्वीकार किया था? तो किस प्रणाली को स्वीकार किया था? भारत के पास दो मॉडल थे, कौन कौन सा? एक तो पूंजीवाद था, एक समाजवाद था। पूंजीवाद अमेरिका में लागू था, है ना, अमेरिका। और समाजवाद कहाँ पर था? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में लागू था। तो भारत ने कौन सा अपनाया था? भारत ने इन दोनों में से किसी को भी नहीं अपनाया था। भारत ने अपनाया था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अपनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? किसके नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी? यानी किस अर्थशास्त्री के नेतृत्व में योजनाकारों की एक टोली ने क्या की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की थी। तो आप सभी को पता है दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी, यानी किसने तैयार की थी? पीसी मालनोबिस ने। किसने? पीसी मालनोबिस। और इस पीसी मालनोबिस ने अब भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की थी। आपको यह भी याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी अपन ने देख लिए कितने? 10 क्वेश्चन, यानी अपने 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लिए। एमसीक्यू टाइप 10 क्वेश्चन देख लिए। अब बात करते हैं अपन रिक्त स्थान क्वेश्चनों की। ये रिक्त स्थान क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, देखते हैं 11वां क्वेश्चन। केरल में विकास का जो यानी विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया था उसे क्या कहा गया था? क्या कहा गया था उसे? केरल मॉडल। क्या कहा गया था? केरल मॉडल कहा गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है 12वां। खाली जगह में पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, यानी उद्योगों के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर बल दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर खाली जगह की स्थापना की थी, यानी भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग की स्थापना की थी? तो नीति आयोग की स्थापना की थी। कब की थी? नीति आयोग की स्थापना कब की थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रखा है, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण खाली जगह में किया गया था। वैसे ये राष्ट्रीयकरण के बारे में इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, ये आगे एक चैप्टर है अपन पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली। इसमें आप देशों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ठीक है, 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका आंसर राइट है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन सा? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये आप यहाँ पर समझना है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, ये आपने अभी मैंने समझाया है। इस तरह से अपन एक क्वेश्चन को बहुत तरह से समझ लेते हैं, अलग अलग तरह से समझ लेते हैं, तो अपन क्या है एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, मैंने ये पहले बता चुका हूँ। बात करते हैं अब अपन ने देखिए अपन ने रिक्त स्थान क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? अपन बात है अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसकी, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखिए 17वां क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? तो यहाँ पर समझना है, देखिए
जो पहली पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, कृषि था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, एक तरह से उद्योगों का विकास करना। तो इन दोनों ये क्षेत्रों से क्या होगा, भारत की जो एक तरह से राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो मूल उद्देश्य थे वो क्या थे, यहाँ पर देख सकते हो आप। सबसे पहला इसका मूल उद्देश्य था आधुनिकरण, ठीक है, आधुनिकरण। यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या था, आधुनिकरण को अपनाना, आधुनिकरण, ठीक है, आधुनिकरण को अपनाना। दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, यानी आर्थिक समृद्धि। क्या था, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब है एक तरह से जीडीपी बढ़ाना है, एक तरह से, है ना, जीडीपी को बढ़ाना है, ठीक है। अगला तीसरा देखो, तीसरा क्या था, एक तरह से पहला तो आधुनिकरण अपनाना जिससे देश का विकास होगा, दूसरा आर्थिक समृद्धि यानी जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। और यहाँ पर तीसरा था आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भरता इसका क्या था, मूल उद्देश्य था, ठीक है, आत्मनिर्भरता। और चौथा क्या था, चौथा इसका मूल उद्देश्य क्या था, एक तरह से न्याय और समानता, ठीक है, एक तरह से क्या देना, न्याय और समानता प्रदान करना, ये इसका मूल उद्देश्य थे। आपको ये याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है, यानी भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में जो भूमि सुधार है वो नहीं हुए थे, यानी भूमि सुधारों की, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने क्या है, भूमि सुधार करना लागू किया था। तो भूमि सुधारों से मतलब है एक तरह से खेत की मेड़बंदी करना, ठीक है, अच्छी तरह से जो भूमि है उसका सुधार करना, यानी एक तरह से जो अमीर हैं उनके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, गरीब है उनके पास ज़्यादा कम नहीं रहनी चाहिए, एक तरह से संतुलन होना चाहिए, ठीक है। तो जो भूमि सुधार हुए थे सबसे पहले, तो उसमें क्या तय किया गया था, यानी लगभग एक निश्चित भूमि जमींदारों से ली गई थी और जो गरीब थे उनमें बांटी गई थी, एक तरह से उसका वितरण किया गया था, ठीक है। तो भूमि सुधार आपको समझ में आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिकीकरण किसका पर्यायवाची माना गया था। तो जो आधुनिकीकरण है वो किसका पर्यायवाची माना गया था, आप सभी को बताएं, आधुनिकीकरण किसका पर्यायवाची माना गया था। तो आधुनिकीकरण एक तरह से आर्थिक समृद्धि का पर्यायवाची माना गया था, किसका, आर्थिक समृद्धि। कि आप अगर जो आधुनिकीकरण की आप प्रक्रिया अपनाते हैं तो आर्थिक समृद्धि होगी, आपकी आर्थिक बढ़ोतरी होगी, ठीक है, आर्थिक समृद्धि यानी एक तरह से भौतिक प्रगति, यानी भौतिक प्रगति होगी, ठीक है। ये भी इसका एक तरह से पर्यायवाची माना गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और था, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का क्या, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का क्या माना गया था, पर्यायवाची माना गया था। तो आपको ये याद रखना है 3 पॉइंट। एक तो वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची, ठीक है, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना गया था, आर्थिक समृद्धि का पर्यायवाची, एक भौतिक प्रगति का पर्यायवाची माना गया था। 3 चीज़ों का जो आधुनिकीकरण है उसका पर्यायवाची माना गया था। आपको ये क्वेश्चन तैयार रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत में अर्थव्यवस्था के कौन कौन से विकल्प को स्वीकार किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे समझेंगे। जो भारत में जो अर्थव्यवस्था हुई थी, लागू हुई थी, है ना, उसमें कौन कौन से जो स्वरूप है उसको स्वीकार किया गया था। मैंने अभी आपको बताया, भारत के सामने 2 स्वरूप थे, है ना, 2 स्वरूप थे। एक तो पूंजीवादी, ठीक है, एक क्या था पूंजीवाद, एक क्या था समाजवाद, ठीक है, एक क्या था समाजवाद, ठीक है। 2 आपके पास क्या थे, मॉडल थे, स्वरूप थे। तो भारत ने इनमें से कौन सा अपनाया था, जो ये बात कर रहे हैं। तो भारत ने क्या अपनाया था, अभी बताया मैंने आपको, मिश्रित, क्या अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नियोजित विकास क्या है, नियोजित विकास क्या है, यानी नियोजित विकास एक तरह से सामाजिक आर्थिक जो विकास है, इसके साथ साथ जो आर्थिक समृद्धि करना, यानी आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समाज का भी क्या करना, विकास करना, और उसको न्याय देना ही क्या है, नियोजित विकास है। और देश का जो एक तरह से विकास है वो एक तरह से प्लानिंग के द्वारा किया जाना चाहिए, यही क्या है, नियोजित विकास है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, नियोजित विकास की आवश्यकता क्यों होती है। जो आपका नियोजित विकास है इसकी आवश्यकता अपन को क्यों होती है। तो जो नियोजित विकास है इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो अपना जो राज्य होता है, यानी सरकार होती है, वह किसका, आर्थिक विकास का क्या दायित्व क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, ठीक है। आर्थिक जो विकास है उसका दायित्व कौन स्वीकार कर लेता है, राज्य स्वीकार कर लेता है, वही क्या करेगा, आर्थिक विकास करेगा, ठीक है। और एक तरह से सामूहिक गतिविधि के रूप में जो योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास प्रारंभ करता है, और उसी के निर्देशन में क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, दूसरा पॉइंट होगा कि जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी क्या चलाएगा, नीति चलाएगा, जिससे एक तरह से समाज का एक तरह से समानतापूर्ण क्या होगा, वितरण होगा,
पर, जो भी संसाधन है उनको समाज में समानता के आधार पर, है ना, लोक कल्याणकारी नीतियों के आधार पर बांटेगा। तो एक तरह से ये भी नियोजन का क्या है, ये आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, है ना, नियोजन की आवश्यकता है। तो नियोजन की आवश्यकता एक तरह से जो नियोजन है वो खुले बाजार वाली जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की जो संभावना है उनको दूर करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, और विश्व व्यापार की दृष्टि से भी नियोजन क्या है, उपयोगी है। ये आपको 3-4 पॉइंट इसमें लिख देने हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई थी। यानी जो चौधरी चरण सिंह है उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने बताई थी भारतीय क्रांति दल। कौन सी पार्टी बनाई थी, भारतीय क्रांति दल नाम से क्या बनाई थी, पार्टी बनाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, केरल ने नव लोकतांत्रिक पहल का नाम से जो अभियान चलाया था, यानी जो केरल ने नव लोकतांत्रिक, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 2 स्टार लगा रहा हूँ, याद रखना है। केरल ने जो नव लोकतांत्रिक पहल नाम का अभियान चलाया वो कैसे चलाया था, ठीक है, ये कैसे चलाया गया था, तो इसको आपको कैसे लिखना है, 1987 से 1991 के बीच, कब से, 1987 से 1991 के बीच में, 91 के बीच में क्या हुआ था, जो सरकार है, किसकी सरकार, केरल की सरकार है, उसने नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से, ठीक है, नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से एक अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत विकास के जो अभियान है उसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% यानी 100% क्या है, साक्षरता का अभियान शामिल था, है ना। तो एक तरह से जो नव लोकतांत्रिक अभियान था वो ऐसे चलाया गया था, यानी इसमें एक तरह से विज्ञान, है ना, विज्ञान, जो केरल है इसमें विज्ञान और क्या था, और पर्यावरण के जो मामले में 100% जो साक्षरता है उसका अभियान शामिल था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पश्चिमी मुल्कों में किस वजह से पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ। यानी आप इन क्वेश्चनों को एक तरह से लिख लेना है और अच्छे तरह से इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। इन क्वेश्चनों के अलावा बाहर कहीं से अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चनों के अलावा कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को रेडी करके जाते हो तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, लिख के देता हूँ, इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, जो पश्चिमी मुल्कों में किस वजह से पुरानी सामाजिक संरचना टूटी थी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ था। तो मैंने अभी बताया पुरानी सामाजिक संरचना किस तरह से टूटी थी, यानी वहाँ पर क्या अपनाया गया था, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। किसकी, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी, इस कारण वहाँ की पुरानी जो सामाजिक संरचना है वह टूटी थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपन देखते हैं कि जो लघुत्तरात्मक प्रश्न अपन ने क्या क्या देख लिया, एक तरह से वो देखते हैं। पहले अपन ने क्या क्या देख चुके हैं, सबसे पहले अपन देखे एमसीक्यू टाइप 10 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अपन ने रिक्त स्थान क्वेश्चन देखे, ठीक है, रिक्त स्थान क्वेश्चन देख लिए। अब अपन ने देख लिए अति लघुत्तरात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, एक तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों का जैसे, ठीक है, और अपन अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देख लिए। अब अपन बात करते हैं लघु उत्तरात्मक क्वेश्चनों की बात करते हैं। लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा है अगला क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन, नियोजन से आप क्या समझते हो। तो मैंने अभी आपको बताया नियोजन का मतलब है एक तरह से प्लानिंग से, यानी योजनाबद्ध तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए एक तरह से योजना बनाना, प्रारूप बनाना, ड्राफ्ट बनाना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, नियोजन के प्रमुख तत्व लिखिए। तो नियोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से होंगे, पहला इसका तत्व होगा, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको चैप्टर से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नियोजन से आप क्या समझते हो, नियोजन की क्या आवश्यकता है ना, नियोजन की उपयोगिता को समझाइए, तो आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन देखते हैं नियोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तत्व कौन कौन से हैं, पहले तो ये देखना है नियोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से आएंगे। पहला तत्व देखते हैं, इसका पहला तत्व यह है कि अपन देश में ये देखिए कि संसाधन कहाँ पर है ना, संसाधन कहाँ पर है, एक तरह से संसाधनों का क्या करना, आकलन करना, ये आपको देखना है, संसाधनों का क्या करना, आकलन करना, ये आपका पहला तत्व है। ठीक है, किसका, नियोजन का। दूसरा तत्व कौन सा है, दूसरा तत्व है इन संसाधनों के उपयोग हेतु एक योजना बनाना। ठीक है, इन संसाधनों के उपयोग हेतु क्या बनाना, एक योजना बनाना, कि इन जो संसाधन है इनका उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या बनाना, एक आर्थिक, यानी इन संसाधनों के
आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना बनाना। ठीक है, बात करते हैं अगले तत्व की। अगला तत्व है तीसरा तत्व है इन संसाधनों जो साधन है इनका अनुकूलतम प्रयोग करना है। इनका प्रयोग कैसे होगा? ठीक है, ये तीन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तत्व नहीं पूछे जाते हैं। आपको ये याद रखना है आपको सिर्फ कि नियोजन से आप क्या समझते हो, नियोजन यानी नियोजन क्यों आवश्यक है। नियोजन एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नियोजन की परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगले जो अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को तो आपको 100% याद करके जाना है। इन क्वेश्चनों को तो कहीं से भी पूछ ले सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है वामपंथ से आप क्या समझते हो? तो वामपंथ से आप क्या समझते हो? वामपंथ क्या है? वामपंथ एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? देखिए, वामपंथ एक विचारधारा है। जो वामपंथ उन लोगों व राजनीतिक जो दल हैं उनकी विचारधारा है जो क्या मानते हैं, जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की क्या करते हैं, तरफदारी करते हैं। किसकी? गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह क्या करते हैं, ये तरफदारी करते हैं और उनको एक तरह से फायदा दिलाने वाली जो नीतियां हैं उनका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। उनको क्या कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। अब देखिए, वामपंथी यानी जो वामपंथी है उसको अपन लेफ्टिस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, एक आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, आपसे ये पूछ सकता है कि किन्हीं दो ऐसे राजनीतिक दलों के नाम बताइए जो वामपंथी रुझान वाले हैं, यानी वो वामपंथी हैं। तो आपको कौन कौन से नाम ध्यान रखने हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। पहला एक CPI, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कैसी है, वामपंथी पार्टी है। ठीक है, दूसरा कौन सी, CPIM। आप CPIM भी लिख सकते हो, इसके अलावा CPIM भी लिख सकते हो, है ना। और CPI, दो आपको ये याद रखने हैं। एक और आपको याद रखना है DMK, जो आपकी कहाँ की पार्टी है, DMK, तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत की ये पार्टी है DMK। आपको तीन पार्टी याद रखनी है, CPI, CPIM और एक DMK। ये कैसी पार्टी हैं, ये वामपंथी विचारधारा अपनाने वाली पार्टी हैं। ठीक है, और अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिण पंथ से आपका क्या तात्पर्य है? ये देखिए, दक्षिण पंथ से आपका क्या तात्पर्य है? दक्षिण पंथ एक तरह से उन लोगों या राजनीतिक दलों की क्या है, एक विचारधारा है जो ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार गैर जरूरी हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए, दक्षिण पंथ की जो अपन राजनीतिक दल हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से जो राजनीतिक दल हैं जो दक्षिण पंथी विचारधारा को अपनाते हैं? तो सबसे पहला कौन सा है, BJP। तो आपको BJP याद रखना है। एक BJP ऐसी पार्टी है जो कौन सी विचारधारा को अपनाती है? ठीक है, कौन सी विचारधारा को अपनाती है? दक्षिणपंथी विचारधारा को अपनाती है। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, जनता दल। ठीक है, जनता दल ने भी कौन सी विचारधारा अपनाई थी? जनता दल ने भी दक्षिणपंथी विचारधारा अपनाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है, कौन सी कांग्रेस पार्टी है, वो कौन सी विचारधारा अपनाती है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित एक तरह से क्या अपनाती है? इन दोनों जो विचारधारा है उसका क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है एक तरह से उसमें दोनों विचारधाराओं का। तो ये आपको याद रखना है। तो आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर के। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और आपके इससे पहले मैं 2 चैप्टरों के वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उनको देख सकते हो। इससे पहला कौन सा, एक दल के प्रभुत्व का दौर था, और इससे पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ थी। उन दोनों चैप्टरों की सिस्टमेटिकली प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी हैं। आप उनसे उन चैप्टरों के आप क्या देख सकते हो वीडियो, और अपना जो चैप्टर है वह अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अपन जो पॉलिटी की तैयारी है 100% यानी 100 जो नंबर लाने की तैयारी है पॉलिटिकल में, वो आपकी पूरी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर, और लगातार मैं इस चैप्टर की, इस जो किताब है स्वतंत्र भारत की जो राजनीति, इसके वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।